Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my classroom, RKS Academic Zone. This is your own channel. Always remember. देखिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं स्टैंडर्ड 12th के, उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं आज उन लोगों के लिए हिंदी का जो गद्य जिसको कहा जाए स्टोरी, उसका कुछ पार्ट लेकर यहाँ आया हूँ, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि कुछ उन्होंने मुझे स्टोरी के लिए कहा और पढ़ना चाहा मुझसे, तो मैं उनको संक्षिप्त जो है स्टोरी बता दे रहा हूँ, उसका सारांश बता दे रहा हूँ हिंदी में। तो चलिए आपके लिए ये भी मैं कर दे रहा हूँ, ये क्लासेस जो है हिंदी के, और कोशिश करूंगा कि ये स्टैंडर्ड 11th का भी अगर कुछ हो इंपॉर्टेंट्स जो पार्ट आएंगे हिंदी के, वो भी मैं यहाँ बता दूंगा आप लोगों को। तो आज जो पहला जो आप लोगों ने मुझे कुछ ऐसा जो भेजा है कुछ क्लास के लिए, मतलब जो गद्य से रिलेटेड और पद से रिलेटेड, तो गद्य में जितना आपने भेजा है उसमें से एक था, शुरू का चैप्टर था बातचीत, और उनका लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। आपको मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो बहुत ही महान लेखक थे, और उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, और इनकी माता का नाम पार्वती देवी उनकी मां थी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। उनकी पत्नी का नाम भी श्रीमती रमा देवी था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी मुख्य रूप से व्यापारी थे, और वो चाहते थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है बड़े होकर अपना जो पुश्तैनी व्यापार जो है उसको वो संभाले। लेकिन उनकी माँ जो मतलब बालकृष्ण भट्ट की जो माँ रही, उनकी इच्छा थी कि बेटा उनका जो है थोड़ा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और कुछ ऐसा करे, काम करे, तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करे। तो एक तरह से बालकृष्ण भट्ट के मन में भी जो पढ़ने की जो रुचि आई, जो ललक आया, वो उनकी मां से ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, जहां तक ये बात पता चला। अब देखिए, प्रारंभ में शुरू में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा में सन 1867 में वहां बैठे मिशनरीज स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। लेकिन द्वितीय भाषा संस्कृत की व्यवस्था ना होने के कारण वो परीक्षा न दे सके, नहीं दे पाए। इस परीक्षा के बाद ही वो मिशन स्कूल के शिक्षक हो गए बने। लेकिन वहां का वातावरण से वो उतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने रिजाइन यानी त्याग पत्र दे दिया और उसे छोड़ दिया। तो चूंकि भट्ट जी के पिताजी जो है वो चाहते थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है व्यापार को संभाले, परंतु उनका रुचि व्यापार में नहीं लगता था, तो एक तरह से गृह कलह हो जाता था, यानी घर में झगड़े हो जाते थे। लेकिन दुखी होकर उन्होंने अपना पैतृक घर को छोड़कर अलग हो गए, वहां से हट गए। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार जिनको कहा जाए वो निबंधकार हैं। रचना जिनका है बहुत फेमस, ऐसे बहुत सारे रचनाएं हैं, और जिनके निबंधों में आत्मपरकता या व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में लगभग 1000 निबंध लिखे होंगे, लगभग 1000 निबंध उन्होंने लिखा है, और इनमें से 100 के आसपास जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी है निबंध में। अपने सामाजिक निबंधों में बालकृष्ण भट्ट जी ने समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ कहा भी, और समाज में लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित भी किया, एवं नए समाज का आदर्श भी उपस्थित करना चाहा। तो उनके रचना से ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है। उन्होंने निबंध के अलावा उपन्यास भी लिखी, और उपन्यास में खास करके यूं कहा जाए जैसे रहस्य कथा या नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान बहुत ही फेमस है। और उपन्यास के अतिरिक्त उनका नाटक भी कई ऐसे हैं, जिसमें पद्मावती, चंद्रसेन या पशु चरित्र बेनी संहार, शिशुपाल वध, ये सब शिक्षादान, ये सब बहुत ही मतलब प्रचलित ये रहा उपन्यास रहा उनका। सब मिलकर अगर यूं कहा जाए बालकृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी हैं।
निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जो इस पाठ जो हमने पढ़ने की आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इस पाठ में जो लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट जो हैं, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया। अब देखिए, पाठ को मैं समराइज करके यहां रखा हूं और आप लोगों को बता दे रहा हूं इसकी समरी। बातचीत, तो पाठ का आपका अध्याय का पहला मतलब जो है वो है, उसका शीर्षक है बातचीत। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहां लेखक का प्रयत्न ये बातचीत क्यों करें, क्योंकि बातचीत से ही हम लोग बहुत कुछ जो है हल निकाल सकते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो कुछ कहते नहीं है, यानी चुप्पी साध लेते हैं। तो चुप्पी साधने से उनकी मन की जो मनसा है, मन की जो बात है, वो समझ में नहीं आता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत जो है वो लाभकारी है। अगर आपके मन में दुविधा है, आपके मन में कोई संकोच है, आपके मन में कोई द्विधा है, कुछ भी हो, अगर आप बातचीत के क्रम में किसी एक को कहते हैं या बताते हैं, तो जो लोग आपको सुनते हैं तो उनके मन में आपके प्रति एक सहज सरल धारणा बन जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप किस वजह से दुखी हैं, तो किस वजह से आप कौन सा काम करना चाहते हैं। हर चीज बातचीत के द्वारा ही उसका खुलासा हो सकता है। तो मेनली अगर प्रमुख रूप से कहा जाए तो बातचीत का जो सारांश है इस अध्याय का वो यही है। तो देखिए, हम इस जो सारांश जो है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रस्तुत कहानी में बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। देखिए, जैसे लिखिएगा तो ये सब चीज जो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर राइटर के बारे में लिखना हो किसी, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इन सब चीजों को। बालकृष्ण भट्ट बातचीत जो इनकी जो बालकृष्ण भट्ट की जो ये प्रस्तुत जो लेख है, जो रचना है, वो बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने की गुण पता चलता है। जिसके पास वाक शक्ति है और जिसके पास नहीं है, तो अंतर क्या है, ये वाक शक्ति से ही पता चलता है, यानी बातचीत से ही पता चलता है। महान लेखक ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल हुआ, मतलब होता क्या हाल होता। ये जो अगर गूंगे का जीवन कैसा है, गूंगा जो बोल नहीं पाता है और जो आदमी बोल पाता है, दोनों में क्या फर्क है। अगर बातचीत नहीं होता तो हम इसे समझ नहीं पाते, इसको किसी भी तरह से इसका अनुभव हमें नहीं होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते, कहीं ना कहीं लोग बैठे रहते चुपचाप, कोई बात ही नहीं करता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। जैसा घरेलू बातचीत मन रमाने वाला ढंग होता है, घरेलू बातचीत होते कुछ। कभी कभी होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसकी एक अलग बातचीत होती है। कई बार हम लोग काम की जगह में जाते हैं, ऑफिशियली जाते हैं किसी जगह पर, तो वहां अलग एक बातचीत होती है। तो यानी जो बातचीत होते हैं तरह तरह की, या रिक्रिएशन कहीं मन बहलाने के लिए जाते हैं तो वहां एक तरह की बातचीत होती है, तो जिससे हमारा मन बहल जाता है। वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत हमारे मन में जो कुछ मवाद या गंदगी जिसको अगर जमा हो जाता है हमारे मन में, जब वह बातचीत के जरिए भाव बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। अगर वो हमारे मन में कहीं धुआं जमा होता है उस चीज का, तो बातचीत जब करते हैं तो वो भाव बनकर क्या होता है, निकल जाता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है दुविधा। तो इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ होकर हम परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पूरी स्टोरी का मैं एक जस्ट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हम खुश हो जाते हैं, हमारा चित्त खुशहाल हो जाता है, मन जो है हमारा बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यदि नहीं ये बात, अगर जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए, एक छोटी सी बात यहां लेखक बालकृष्ण भट्ट कहे हैं कि मनुष्य का गुण का भी उल्लेख उन्होंने किया। अगर बातचीत नहीं होता, अगर हम बातचीत नहीं करते, तो मनुष्य के अंदर की जो गुण दोष जो है ना, वो भी सामने नहीं आ पाता। हमारी बातचीत की प्रक्रिया से हम पता लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो किस तरह का इंसान है। तो यहां पर यही है, गुण दोष प्रकट हो जाता है, बातचीत से ही पता चलता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यानी मनुष्य का जो रियल इंटरव्यू कैसे होता है, उसका बातचीत। इसलिए इंटरव्यू का मतलब क्या होता है,
साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? जब हम उससे कुछ सवाल पूछते हैं और वो किस तरीके से उसका जवाब देता है, उसी से आधा चीज पता चल जाता है कि वह इंसान क्या सोच रखता है, किस किस्म का वो इंसान है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोमल कहलाएगी। यूरोप के मतलब 4 से अधिक मतलब हम कोई इंसान देखते हैं ना, जिसको देखिए पर्सनालिटी व्यक्तित्व के हिसाब से भी अगर कहा जाता है, कोई कोई इंसान क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट यानी जिसका व्यक्तित्व थोड़ा दबा हुआ होता है, वो कम बातचीत करता है। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो खराब है और अच्छा है, और कोई कोई बहुत ज्यादा बातचीत करता है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या, जैसे वो धीरे धीरे किसी के साथ घुल मिल जाता है तो फिर उसके साथ वो फ्री हो जाता है। लेकिन जो अहम मुद्दा जिसको ब्रिज बोलते हैं ना, वो है बातचीत, कम्युनिकेशंस। अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी से हम एक दूसरे के गुण दोष को सही तरीके से नाप सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को भी समझ सकते हैं। तो देखिए यूरोप में के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यहाँ राइटर ने ये सब सारे चीज जो है मेंशन किया है। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। तो बातचीत में कभी कभी होता है ना ह्यूमरस, जिसको हम लोग जोक बोलते हैं, जोक्स, मजाक। तो मजाक भी अगर हम कर जाते हैं तो कभी कभी वो कानों को बहुत अच्छा भी लगता है। अब कभी कभी कुछ इस तरह का शब्द का प्रयोग कर जाते हैं जो कानों को भारी लगता है, गलत लगता है, गुस्सा आता है। तो हर तरीके की चीज जो है बातचीत से ही पता लगती है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वो शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। और बालकृष्ण भट्ट का यहां तक कहना है कि अगर हमें कोई साथी संगी नहीं मिलता है तो हम आपस में नहीं, हम खुद ही अपने आप से बात करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान को पूरे समय, मानिए आपको अगर 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा जागने के लिए मिलता है, काम करने के लिए मिलता है, तो कुछ समय आप अपने लिए जरूर बचा लीजिए। और उस वक्त कोई अगर आपसे नहीं मिला तो आप अपने आप से बातचीत कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और अपने आप से बात कीजिए और अपने आप से सवाल भी कीजिए और उसका जवाब भी दीजिए। तब आपको पता लगेगा कि हमने आज पूरे दिन क्या क्या सही काम किया और कौन सा गलत काम किया। तो बातचीत ही वो माध्यम है जिसके सहारे आप अपना जिंदगी काट सकते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। यहाँ राइटर का कहना है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बहुतों का देखते हैं कि बात करने का जो तरीका होता है बहुत लुभावना होता है, इतना अच्छा मधुर बात करता है कि लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनता है। यानी वह कला है कि उसे हमको सुनते हुए अच्छा लगता है, उसका गुण है। तो ये जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाया जा सकता है। बहुत हम लोग देखते हैं अक्सर, चाहे मानी टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, कहीं किसी इंसान से खड़े होकर बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान ये अक्सर मतलब पता चल जाता है किसी किसी में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुत रफ बोली है, यानी इस तरह से बोलता है कि कानों में वो आवाज गूंजता है या कानों को आराम नहीं देता है। कोई कोई अच्छे से बात करता है तो बहुत मन जो है प्रसन्नचित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो इस जो पाठ्यक्रम में जो हमने देखा, इस पाठ में बातचीत जो निबंध है कवि राइटर का, लेखक का, उस निबंध में उन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन यानी बातचीत पर ही उन्होंने जोड़ दिया है और कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग, मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पर इसका समराइज करके आपको समझाने की कोशिश किया, बताया इसका जो समरी था, और मेरे ख्याल से आप इसको समझ भी चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर तो मैंने बता दिया आपको, आप लोग आगे देखेंगे। अगर आपको फिर ऐसा लगे कि इसके ऊपर कोई सवाल जवाब की जरूरत है, कुछ चीज, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और बाकी भी जो आपने हमें भेजा है उसको भी मैं टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ मैं यहाँ आपको क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।